नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागमारा में बेखौफ अपराधी, गहरी नींद में सो रहे परिवार पर खिड़की से दागी गोली। बोकारो में अनीता हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। हजारीबाग में कोयला लदे ट्रक की चपेट में आए 2 युवक, सड़क जाम कर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। मैया सम्मान योजना की महिलाओं को बड़ी सौगात, एक साथ मिलेगी एक मुश्त 5,000। झारखंड में वोटर लिस्ट का एसआईआर, घर घर जाकर होगा मतदाताओं का सत्यापन। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर धनबाद के बागमारा से आई है, जहां लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी 4 नंबर में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल अज्ञात अपराधियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मी रवि मिर्धा के घर को निशाना बनाते हुए खिड़की के रास्ते गोली चला दी। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस समय गोली चलाई गई उस वक्त रवि मिर्धा अपने परिवार के साथ सो रहे थे। गोली घर के अंदर रखी अलमारी में जा लगी। अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल बाहर निकलकर आसपास के लोगों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही लोयाबाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से इस्तेमाल की गई गोली बरामद कर ली तथा मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। आप भी सुनिए घटना को लेकर परिवार और रवि मिर्धा का क्या कुछ कहना है। रात को 10 बजे के बाद हम लोग सो रहे थे। इसके बाद 10:55 में खिड़की तरफ से गोली चली। इसके बाद हम बोले भाई धुआं कैसे हो रहा है, देखा मतलब मैच हो रहा था, पटाखा फूट रहा था। तो इसके बाद देख रहे तो साला देख रहे कि गोली लगा यहाँ मारा और पूरा घर धुआं हो गया। तो बेटा मेरा आपको देखा लाइट जला था, देख रहा कि खिड़की में धुआं पूरा हो रहा है, पूरा पापा को गोली मारा। देखा तो फिर देखे अलमारी में, तो अलमारियों में देखे कि पूरा छेद हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी गया देखा। इसके बाद फिर थाना प्रभारी को देखा तो फिर गोली ले गया। अच्छा, थाना प्रभारी गोली ले गया है। हाँ, ले गया। तो एक ही राउंड गोली चला? हाँ, एक ही राउंड गोली चला। और आप लोग यहीं पर सोए हुए थे? हाँ। पूरा परिवार के साथ? परिवार के साथ सोए हुए थे। अच्छा, बाल बच्चा के साथ हम लोग सोए यहीं पर। और किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। डेली कमाने खाने वाला दुश्मनी क्या रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम कंपनी में काम करते हैं। दीदी आपके यहाँ गोली चली थे? कितना बजे रात की घटना है? 10 साढ़े 5 मिनट बाकी था, 11 बजे। हाँ, है ना? हाँ, तब नहीं घटना हुई थी। डर के मारे हम इसको निकलने नहीं दिए हमको। अच्छा। कि देखना है कौन आदमी मारा कौन आदमी नहीं। तो निकलने नहीं दिया तो परिवार। हम बोले जो इस निकलेगा अकेले तो इसको गोली मार देगा। तो मेरा 4 लड़की है खाली, कौन निकलेगा इसके साथ। तब फिर बगल का आदमी लोग को बुलाए, बगल में रहता है चाचा लोग, वो लोग को बुलाए। फिर तब वो लोग आए, तब निकलने हैं हम लोग घर से। अगली खबर बोकारो से आई है। आपको बता दें कि बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर धोड़ा में हुई अनीता देवी उर्फ अन्नू की मौत मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक तनाव और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार 29 मई की रात करीब 9 बजे 5 नंबर धोड़ा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।
परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति की लिखित शिकायत पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेरमो एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने देर रात विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बबलू भुइया, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइया और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रात्रि में बेरमो थाना अंतर्गत 5 नंबर धौड़ा की रहने वाली पीड़िता अनीता देवी, पति महेश भुइया एवं उनके पड़ोसी बबलू कुमार, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइया एवं अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। मारपीट के क्रम में अनीता देवी जख्मी हो गई, जिसके उपरांत अनीता देवी को उनके परिजनों द्वारा ढोरी सेंट्रल अस्पताल रीजनल अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया। 100 का विधिपूर्वक थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। मृतिका के पति महेश भुइया के लिखित आवेदन के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय अपराधी के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों का नाम है, गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बबलू कुमार उर्फ बबलू भुइया, सुरेंद्र भुइया, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेन्द्र भुइया और धीरेन्द्र। बात हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि चुरचुर थाना क्षेत्र के खजूरिया टांड के समीप रविवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की जान चली गई। दरअसल बताया जा रहा है कि कथित रूप से अवैध कोयला ढुलाई में लगे एक ट्रक ने कहीं ना कहीं स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान आकाश हांसदा और राजेंद्र वास्के के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कोयला लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि आकाश हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजेंद्र वास्के को इलाज के दौरान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे से आक्रोशित लोगों ने ट्रक को रोककर उसके टायरों की हवा निकाल दी और दोनों शवों को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध कोयला कारोबार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। गाड़ी वाले ने उसको धक्का मार के उसको स्ट्रीट करके मार दिए। आकाश हांसदा। आप कौन है उनके? आप कौन लगते हैं? जो हम उसका ससुर है, मेरे दामाद थे। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं चुरचुर रांगो क्षेत्र में अवैध कोयला का जो है ढुलाई एकदम खुलेआम दिन में चल रहा है। आप इस देख सकते हैं कोयला सामने लदा हुआ ट्रक 2 व्यक्तियों को मार करके दोनों का मौत हो चुका है, अभी खत्म हो गया। और अवैध यहाँ मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन और यहाँ के दलाल लोगों के बीच सभी को टोटल कमीशन जाता है और खुलेआम दिन में चलता है यहाँ कोयला। और प्रशासन के ये जो मतलब क्या कहा जाए कि इनका जो दबंगई है, उनको कहने पर ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कोयला। और अभी फ़िलहाल जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 5 मिनट के अंदर में 2 ट्रक उस रूट से निकला है। फिलहाल तो 3 ट्रक निकला है। अभी 3 ट्रक निकला है उधर से। अभी भी डिपो में 2-3 जगह जो कोयला है डिपो, यहाँ आंगो, चुरचू और आपका आंगो के उस क्षेत्र तरफ भी चल रहा है। कोयला का डिपो खुलेआम चल रहा है। इस पर प्रशासन बिल्कुल ही मौन है। जब बिल्कुल कहीं ना कहीं टक्कर के बाद हुई मौत के बाद लोगों का आक्रोश देख पा रहे थे और लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में लगातार अवैध कोयला कारोबार का खेल चल रहा है। और इसी दौरान कोयला ढोने के क्रम में इन युवकों को ट्रक ने अपना कहीं ना कहीं निशाना बनाया है और इसी वजह से इनकी मौत हो गई। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ मामला है? लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, आपको बता दें, अवैध कोयला की ढुलाई से एक स्कूटी जो चपेट में आ गई, जिसमें 2 व्यक्ति, एक की वही मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे को अस्पताल ले जाने के क्रम में हजारीबाग के सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अवैध कोयला की ढुलाई कथित तौर पर यह मामला सामने आ रहा है। वहीं
अब जो थाना प्रभारी है, चुरचू थाना प्रभारी, उन्होंने भी यह माना है कि अवैध कोयला की गाड़ी से ये मौतें हुई है। वह गाड़ी को अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब जो उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। जी अनुपम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जैसा कि बता रहे कि प्रशासन ने भी माना है कि अवैध कोयले कारोबार की वजह से ही हादसा हुआ है और उसी में इनकी मौत हो गई। ऐसे में परिवार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सड़क जाम कर वो लगातार आक्रोशित कहीं ना कहीं हो रहे थे, लगातार यातायात प्रभावित हो रहा था, तो कितने समय में जाम को हटाया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी अनुपम, आपको बता दें जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी उसे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर अगजनी के हवाले कर दिया। वहीं आपको बता दें ग्रामीणों ने उस चक्के को लेकर सड़क को, मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं जो मृतक है उनके परिवार को मुआवजे और एक नौकरी की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि उनका भी साफ तौर पर यह भी कहना है कि अवैध रूप से जो अवैध कोयले की धुलाई की जा रही है बिना खौफ के, उसे भी बंद किया जाए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं अवैध कोयले ट्रांसपोर्टिंग के कारण होती है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है रुपेश, लेकिन जानकारी क्या आ रही है, अगर जो चालक है या उप चालक है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रहा है? उन्हें गिरफ्तार किया गया है या फरार बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी अनुपम, आपको बता दें जिस तरह से थाना प्रभारी जो है उनका यह कहना है कि जो भी गाड़ियां हैं उन्हें अपने कब्जे में ले ली गई है। वहीं आपको बता दें कि जो उसके चालक या उपचालक थे उन पर कड़ी जांच की जाएगी। अभी उनकी जांच चल रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है, वह फिलहाल फरार है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी रुपेश को सुन पाते हैं किस कदर अवैध कोयले की ढुलाई के दौरान एक हादसा हुआ है जिसमें 2 स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और सड़क जाम कर कहीं ना कहीं नौकरी और मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस या कार्रवाई में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। बात करेंगे मैया सम्मान योजना को लेकर। जी हां, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किया है। दरअसल राज्य सरकार ने योजना के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अगले 6 महीनों के लिए करीब 8,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। सरकार के इस फैसले से राज्य की लाखों पात्र महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है कि इस बार लाभुकों के बैंक खातों में 2,500 की 2 किस्तें एक साथ भेजी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को कुल 5,000 की राशि एक मुश्त प्राप्त होगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सके। जानकारी के अनुसार डबल किस्त की राशि जल्द ही लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लाभुकों से अपने बैंक खाते और आधार संबंधित विवरण को अच्छी तरीके से रखने की अपील की है ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। अब रुक करेंगे राज्यसभा चुनाव की ओर। जी हां, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य की 2 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार 1 जून को चुनाव संबंधी अधिकारी अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 18 जून को मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम भी घोषित किए जाने की संभावनाएं हैं। राज्यसभा की यह दोनों सीटें अलग अलग कारणों से खाली हुई हैं। पहली सीट की बात करें तो पहली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। वहीं दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य के राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिए। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और अन्य दल अपने अपने राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार चयन की तैयारियों में जुट गए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इन चुनावों के जरिए विधानसभा में दलों की वर्तमान ताकत का भी आकलन होगा। राज्यसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करेंगे, इसलिए सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और रणनीतिक तैयारियों में जुट गए हैं। आगामी दिनों में उम्मीदवार के नामों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावनाएं हैं।
अगली खबर आ रही है SIR से जुड़ी। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि हित बनाने के लिए विशेष गहन पुनर्रक्षण यानी SIR कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। इस अभियान के तहत राज्य भर में 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कर 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारना है। अभियान के दौरान BLO प्रत्येक घर तक पहुंचकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगी और आवश्यकता अनुसार दस्तावेज की जांच करेगी। अधिकारियों ने बताया कि जिन युवाओं की आयु निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वह भी इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वा ले और उसके लिए आवेदन करें। वहीं नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में सुधार कराने वाले मतदाता भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है ताकि राज्य की मतदाता सूची अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि रहित बन सके। अब बात करेंगे LPG और UPI से जुड़ी खबरों को लेकर। आपको बता दें कि देश में आज यानी 1 जून और से कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल LPG वितरण प्रणाली से जुड़े कई नियम लागू हो गए हैं। सरकार और संबंधित एजेंसी का दावा है कि इन बदलावों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान से अधिक सुरक्षित बनाना तथा रसोई गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। नए नियमों की बात करें तो इसका सीधा असर अब लोगों के दैनिक खर्च और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे UPI की। आपको बता दें कि UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। उच्च स्तरीय राशि वाले डिजिटल लेन देन में अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे ऑनलाइन धोखेधड़ी और फर्जी ट्रांजैक्शन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कई मामलों में बायोमेट्रिक या अतिरिक्त 2 फैक्टर की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं UPI में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं रुक करेंगे LPG की ओर। LPG की बात करें तो उपभोक्ता के लिए भी नए नियम लागू किए गए। सरकार ने एक घर एक कनेक्शन नीति को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। दरअसल जिन परिवारों के पास पहले से ही PNG की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें LPG कलेक्शन सिलेंडर करने के लिए कहा गया है। तेल कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही है जो एक ही पते पर PNG और LPG दोनों सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर रिफिलिंग को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल बढ़ाया गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह अवधि और अधिक रखी गई है। सरकार का मानना है कि इस जमाखोरी, कालाबाजारी और अनावश्यक सब्सिडी के दुरुपयोग को कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो इन बदलावों से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा और इससे जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसकी व्यवस्था में सुरक्षा और भी पुख्ता होंगे। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।